मैं साजिद तारड़ फ्रॉम वाशिंगटन डीसी आज जिन चीज़ों पे बात करूंगा उनमें सबसे पहले पाकिस्तान, इंडिया और चाइना के हालात के बारे में, उसके बाद अमेरिका के अंदर जो मिस्टर फ्लॉयड के इंतकाल के बाद, उनके हादसे के बाद जो इशू बना उसके बारे में, उसके बाद पाकिस्तान इंटरनल कोरोना के बारे में और पाकिस्तान के कुछ सियासी हालात के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि इस वक्त इंडिया में क्या हो रहा है। आज सुबह की बात है, आज सुबह की सबसे पहली खबर ये थी कि चाइना और इंडिया के दोनों वज़राए ख़ारजा ने एक दूसरे से बात की और यकीन दहानी कराई कि वो इस कॉन्फ्लिक्ट को बैठ के हल करेंगे। मैं यहाँ पे छोटा सा आपको ये बताना चाहूँगा कि अभी तक वहाँ पे गोलाबारी शुरू क्यों नहीं हुई। 1997 में दोनों मुल्कों के अंदर एक मुआहदा हुआ था कि वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट अगर हो भी तो वहाँ पे एक दूसरे के ऊपर तोपें और गोलियाँ नहीं चलाई जाएंगी। इसीलिए अभी तक वहाँ पे सिर्फ हाथापाई होती है। और आपको एक और बात बताना चाहता हूँ कि दोनों तरफ से जब फौज एक दूसरे के सामने आती है, डंडे और डंडों के ऊपर कीलें लगी होती हैं या इस तरह के हथियार इस्तेमाल करते हैं। और अगले दिन जो उनकी मीटिंग हुई मेजर जनरल लेवल की, उसके बाद उन्होंने कहा कि हम वापस अपने LAC पे चले जाएंगे, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। तो रात के वक्त इंडियन जो थे आर्मी वो चेक करने के लिए गई कि आइदर चाइना ने विड्रॉ किया है या नहीं किया। तो वहाँ पे एक टेंट मौजूद था, उस टेंट में जाके उन्होंने वहाँ पे उनसे जब पूछा गया तो वहाँ बदतमीज़ी की हद तक चीज़ें गई और सबसे पहले चाइना के किसी अफसर ने इंडियन कर्नल के मुंह पे थप्पड़ मारा और उसके बाद वहाँ से ये कन्फ्रंटेशन बढ़ी और वहाँ पे धक्कम पेल में ऊपर से नीचे पहाड़ी से तकरीबन 47 जो इंडियन सिपाही थे जिनमें एक कर्नल इन्वॉल्व है, उनकी डेथ हुई। अब मैं ये बताना चाहूँगा कि ये एरिया असल में चाइना को प्रोवोक, इंडिया ना सिर्फ चाइना को प्रोवोक कर रहा है। इस वक्त जब से मोदी साहब आए हैं वो समझते हैं कि सार्क के सारे कंट्रीज़ वो अपने कब्ज़े में लेंगे, इंक्लूडिंग अफ़गानिस्तान। तो हिंदुत्व का कॉन्सेप्ट वो समझते हैं कि हम अब हम अमेरिका से भी बड़ी सुपर पावर बन चुके हैं और उसका गलत इस्तेमाल, कौम को गुमराह करना, मीडिया को कंट्रोल करना, जुडिशरी को मैनिपुलेट करना और हर चीज़ को जिस तरह हिटलर का मॉडल था उसी के ज़रिए उन्होंने ना सिर्फ चाइना के साथ, उन्होंने नेपाल के साथ, बांग्लादेश के साथ, उन्होंने भूटान के साथ, पाकिस्तान के साथ, कश्मीर वाले हालात पे, हर जगह पे हालात ख़राब करके तो उन्होंने इंडिया को तनहा कर दिया। अब इसमें मज़ीद चाइना जो है वो बर्दाश्त नहीं करेगा। बिलखसूस ये वही एरिया है, मैं याद आपको कराना चाहूँगा, शायद आपने एक मूवी देखी हो 3 इडियट्स, एक कॉमेडी मूवी थी, तो वो जिस झील पे आखिरी सीन था ये उसी झील पे लड़ाई हो रही है। उसी झील के आसपास वो चाइना समझता है हमारा हिस्सा है और इंडिया समझता है हमारा हिस्सा है। चाइना ये भी समझता है कि ये इस एरिया में आ जाएंगे तो यहाँ से वो नेपाल, पाकिस्तान और चाइना को मैनिपुलेट कर पाएंगे। चाइना वहाँ पे बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन उन्होंने शुरू कर दी थी, रनवे बनाने शुरू कर दिए थे। चाइना की मजबूरी बन चुकी थी कि उस एरिए में अपना हक जताता। यहाँ पे ये भी बातें हो रही हैं कि वो एरिया ना इंडिया का है ना चाइना का है, वो भूटान का है। लेकिन ये आने वाले दिन बताएंगे क्या होगा। दूसरी सबसे बड़ी शिकस्त इंडिया को इस दफ़ा नेपाल में उसको फेस करनी पड़ी। नेपाल में चाइना ने ना सिर्फ इस वक्त इस बॉर्डर पे इंडिया को तंग किया या इंडिया को अपनी सुप्रीमेसी दिखाई। चाइना ने उस एरिया में, उस खित्ते में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रखी है। श्रीलंका में, नेपाल में माओवादी पार्टी जो कि एक सोशलिस्ट पार्टी है, उस पर चाइना ने बहुत ज़्यादा पैसा स्पेंड किया और उन्होंने यूनानिमस अपना नया नक्शा जो है वो पास कराया, जिसके बारे में अभी तक जो है वो इंडिया का मीडिया वहाँ पे वो आग उगल रहा है। आज भी सुबह इंडियन मीडिया अगर आपने ना देखा तो उन्होंने कहा है कि मोदी साहब ने एक धाड़ मारी है जिसकी वजह से चाइना डर गया है। तो इस तरह की बातें वो करते हैं, लेकिन हर तरफ से उनको तन्हाई का शिकार हैं, हर तरफ से मुंह की खानी पड़ रही है, हर बॉर्डर पे उनको शिकस्त हो रही है, पूरी दुनिया से अलग हो चुके हैं। और ये कॉन्सेप्ट एक देते थे कॉन्सेप्ट कि शायद अमेरिका उनकी मदद में आएगा।
लेकिन मैं इनको बताना चाहूँगा इंडिया को 1971 में भी अमेरिकन बेड़ा आता ही रहा था, लेकिन पहुँचा नहीं था। आज हालात ये हैं। दूसरी तरफ मैं थोड़ा सा चाइना का एक्सप्लेन करना चाहूँगा। चाइना ने बराक ओबामा की वीक फॉरेन पॉलिसी का फ़ायदा उठाते हुए साउथ चाइना सी में अपनी एक तो आर्टिफिशियल आइलैंड बनाए, उनके ऊपर बैरकें बनाई, और बराक ओबामा ने वहाँ पे अपना एक बेड़ा होता था उसको वापस बुला लिया। उसका फ़ायदा उठाते हुए चाइना ने ना सिर्फ वहाँ बैरकें बनाई, अपने उस रीजन में सुप्रीमेसी को इंक्रीज़ किया, वहाँ पे जापान को थ्रेट करना शुरू किया और ऑस्ट्रेलिया को थ्रेट करना शुरू कर दिया। अब इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप साहब के लिए सबसे बड़ी एक यही मुश्किल है कि उस एरिया में अपना दोबारा कंट्रोल वापस किस तरह लिया जाए। इस वक्त 2 अमेरिकन कैरियर साउथ चाइना सी में पोजीशन लेने के लिए सफ़र कर रहे हैं और चाइना उनको मुसलसल थ्रेट कर रहा है। लेकिन ये अब इस वक्त जो आज से 10-15 साल पहले जो एक कोल्ड वॉर अमेरिका और रशिया की थी, अब उसी तरह की एक कोल्ड वॉर अमेरिका और चाइना के दरमियान हो रही है। अब उसका जब इलेक्शन हो रहे थे 2016 में, तो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने एक बात बिल्कुल क्लियर कही थी कि चाइना अमेरिका के पैसों से बना है। अमेरिका की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ को चोरी कर करके उन्होंने प्रोडक्ट्स बनाई हैं। यहाँ पे स्टूडेंट्स आते हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ को चोरी करके ले जाके चाइना में प्रोडक्ट्स बना के अमेरिका को नुकसान पहुँचाते हैं। डोनाल्ड ट्रंप साहब सोच रहे हैं कि यहाँ पे चाइनीज़ इन्वॉल्वमेंट लिमिटेड की जाए, चाइनीज़ ओन्ड ऐप्स जो हैं, जो अमेरिकन टेलीफोन्स पे चलती हैं, उन पे कंट्रोल किया जाए, चाइनीज़ स्टूडेंट्स जो हैं उन पे कंट्रोल किया जाए। तो ऐसी कई चीज़ें इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप साहब के टेबल पर हैं। ये तो हालात थे चाइना, इंडिया और पाकिस्तान के। अब मैं पाकिस्तान की तरफ जाना चाहूँगा कि पाकिस्तान इस वक्त कोरोना के साथ क्या हो रहा है। बहुत अच्छी अप्रोच इस वक्त इमरान खान साहब ने ली है कि जिन एरियाज़ में ज़्यादा ज़ोर है वहाँ लॉकडाउन ज़्यादा सख्ती से किया जाए, लेकिन दूसरे मुल्क में लॉकडाउन खोला जाए ताकि वहाँ पे माशी एक्टिविटीज़ हो सकें। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है कि जहाँ पे ज़्यादातर लोग जो हैं वो दिहाड़ी पे, और जो दुकानदार हैं उनके कारोबार बड़े अरसे से ख़राब हैं और वो ये मज़ीद अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, और पाकिस्तानी गवर्नमेंट उनको घर बिठा के खिलाने की सलाहियत नहीं रखती। तो मेरे ख्याल में खान साहब का बहुत अच्छा फ़ैसला है इस पे लॉकडाउन। लेकिन यहाँ मैं शर्मिंदगी के साथ 1-2 बातें ये करना चाहूँगा। जिस तरीके से रमज़ान में चीज़ों की प्राइस बढ़ाकर 11 महीने का मुनाफा कमाया जाता है, आजकल उसी तरीके से कोरोना रिलेटेड चीज़ें हैं उनकी कीमतों को डबल ट्रिपल करके, बल्कि यहाँ तक आज मैं ऑफिस आने से पहले एक न्यूज़पेपर में पढ़ा कि प्लाज्मा को बेचने के लिए, प्लाज्मा जो जिन लोगों के जिसको कोरोना होता है, जिसका कोरोना ठीक हो जाता है, उसकी एंटीबॉडीज़ को प्लाज्मा की शक्ल में अगर किसी मरीज़ को दिया जाए तो उसके लिए अच्छा होता है। उसके लिए आज किसी मौलवी साहब ने फतवा दिया है मजबूरन। वजह यह थी कि लोग जो कोरोना से ठीक हो रहे हैं वो अपने प्लाज्मे के लिए 5-5 लाख रुपया मांग रहे हैं। मेरे ख्याल में ये ज़्यादती है। हमें कुछ हया करनी चाहिए। अगर आप प्लाज्मा दें तो आप किसी को फ्री दें, सदका जारिया समझ के दें। अगर नहीं देना तो आप कम से कम किसी से 5 लाख रुपया ना मांगें आप। दूसरी बात, अब उसके बाद मैं अमेरिका के हालात के बारे में आना चाहूँगा। मुसलसल पाकिस्तानी मीडिया अमेरिका के हालात को उसी तरीके से ट्विस्ट करके बता रहा है जिस तरह CNN कर रहा है। आज मुझे अगले दिन मैं ब्रिटिश टीवी पे बैठा था तो एक खातून ने मुझे क्वेश्चन किया, क्या वाकई अमेरिका में स्याह फार्म के हालात इतने बुरे हैं? क्या उनके हकूक़ जो है वो इस तरह पामाल होते हैं? तो मेरा एक सिंपल जवाब ये था, अफ्रीकन अमेरिकन की पॉपुलेशन अमेरिका में 14%, और अगर 14% लोगों ने अपना प्रेसिडेंट बना लिया है बराक ओबामा, तो उनके हालात किस तरीके से कमज़ोर समझे जा सकते हैं? उनको इक्वालिटी है यहाँ पे। दूसरा, मैं ये ज़रूर कहूँगा, मैंने एक्सप्लेन किया कि बराक ओबामा साहब प्रेसिडेंट बने, उन्होंने कंट्री को डिवाइड किया ब्लैक एंड वाइट पे। किसी को इस चीज़ पे एतराज़ हो तो गूगल करके उनकी अपॉइंटमेंट्स देखे, उनकी हर अपॉइंटमेंट रेशल बेस्ड थी। उन्होंने 14% पॉपुलेशन को दूसरी सारी 80% पॉपुलेशन के ऊपर हावी कर दिया।
जिसका रिजल्ट डोनाल्ड ट्रंप साहब निकले। उसके बाद उन्होंने उन्हीं के दौर में बाल्टीमोर, फर्गुसन और शार्लेट जला। उन्होंने वादा किया था कि पुलिस रिफॉर्म करेंगे, जुडिशल रिफॉर्म करेंगे, कुछ भी डिलीवर नहीं कर सके। अगर अफ्रीकन अमेरिकन प्रेसिडेंट जो 14% पॉपुलेशन का हिस्सा है अपनी कौम के लिए कुछ नहीं कर सका तो कौन करेगा? मेरा दूसरा क्वेश्चन ये था कि आप सारे, मैं और मेरे कई इसी तरह के दोस्त, भाई बहन जो इंग्लैंड में, जो दूसरे यूरोपियन कंट्रीज़ में रहते हैं, हमारा मुल्क पाकिस्तान 1947 तक ब्रिटिश कॉलोनी रहा था। अगर उसके गुस्से में आके मैं आज गुची का स्टोर तोड़ देता हूँ, जाके रोलेक्स का स्टोर तोड़ के कहता हूँ कि मैं कलोनियल कंट्री से आया था, ये मेरा गुस्सा है, तो आपका क्या ख्याल है मेरे लिए, मुझे ये कानून जस्टिफाई होने देगा? बिल्कुल वही हालात हैं यहाँ पे। स्लेवरी जो कि 400 साल पुरानी एक बात है, उसको मद्देनज़र रख कर यहाँ पे लड़के अपनी शर्टें उतार के पुलिस की गाड़ियों के ऊपर चढ़ जाते हैं। मेरा एक ये क्वेश्चन है, इससे रेसिज्म बढ़ेगा या कम होगा? ये एक लम्हा फिक्रिया है। मैं समझता हूँ, मैं फ्लॉयड साहब जिनकी डेथ हुई उसको जस्टिफाई नहीं करूँगा, लेकिन यहाँ इतराज़ ज़रूर करूँगा कि फ्लॉयड साहब फरिश्ते नहीं थे, वो अंडर इन्फ्लुएंस थे। उन्होंने ड्रग यूज़ की हुई थी जब उनकी डेथ हुई। उन्होंने पुलिस को चार्ज किया था, उन्होंने पुलिस को रेजिस्ट किया था। हाँ, फोर्स अगर एक्सेसिव हुई है तो उसी पुलिस ऑफिसर के ऊपर 2nd डिग्री चार्ज, मर्डर चार्ज लग चुके हैं। 4 पुलिस ऑफिसर सस्पेंड हो चुके हैं। प्रेसिडेंट साहब कॉल कर चुके हैं उनको जस्टिस की यकीन दहानी दिलाने के लिए। मेरा अगला क्वेश्चन मेरे पाकिस्तानी भाइयों के लिए, मिनीसोटा स्टेट का गवर्नर डेमोक्रेट, मिनीसोटा स्टेट का अटॉर्नी जनरल डेमोक्रेट, मिनियापोलिस सिटी काउंसिल का प्रेसिडेंट डेमोक्रेट, तो आप डोनाल्ड ट्रंप को किस चीज़ के लिए ब्लेम कर रहे हैं? आप सभी कुछ तो खुद चला रहे हैं। मैं जिस शहर में बैठा हूँ, जिस शहर के पास बैठा हूँ, पिछले 70 साल से इसको डेमोक्रेट रन कर रहे हैं, और पिछले मेमोरियल डे पे 7 मर्डर हुए हैं यहाँ पे। पिछले 3 मेयर डेमोक्रेट करप्शन की वजह से जेल्स जा चुके हैं। तो मैं आप रिपब्लिकन और डोनाल्ड ट्रंप को किस वजह से आप उनको ब्लेम कर रहे हैं? ये मेरी समझ से बाहर है। दूसरा, एहतजाज ठीक है, आप करें, आपका हक बनता है, लेकिन आपने $800 मिलियन से लेकर $1 बिलियन तक की प्रॉपर्टियां लूटी हैं आपने। आप ब्रांडेड स्टोरों को तोड़ते हैं, ये एहतजाज है। आप पुलिस की गाड़ियों को जलाते हैं, ये एहतजाज है। मैं इन चीज़ों के ख़िलाफ़ हूँ। एक सिविलाइज सोसाइटी में इस तरह नहीं होना चाहिए। लेकिन अफसोस कि जिस तरीके से कोरोना पे सियासत की गई, इसी तरीके से इस चीज़ पे भी डेमोक्रेट पार्टी सियासत कर रही है। वॉशिंगटन डीसी में अगले दिन ब्लैक लाइव मैटर और अंतीफा के जुलूस को वॉशिंगटन डीसी सिटी की मेयर ने लीड किया, सियासत का रंग दिया गया। अगले दिन फ्लॉयड साहब की जब उनकी तदफीन का टाइम आया तो पूरी डेमोक्रेट पार्टी इकट्ठी होकर उन्होंने उसको सियासी रंग देने की कोशिश की। ये एक अफसोस की बात है कि अगर आपके पास मैंडेट नहीं है तो आप इस तरह की चीज़ों को मैंडेट बना के आप समझते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप को हरा सकेंगे। लेकिन 2016 में भी मैं एक चीज़ देख रहा था, उसको कहा जाता था साइलेंट मेजॉरिटी। आज भी वो साइलेंट मेजॉरिटी देख रही है कि अमेरिका को किस तरह जलाया जा रहा है। अभी तक कोरोना से हम नहीं निकले थे, आपने फ्लॉयड का बहाना बना के उस पर एक और डाका डाला है आपने। अब इसके बाद फिर ये क्वेश्चन होगा कि इसके बाद इकानमी को ठीक कौन कर सकता है? जो बाइडन, जो कि 40 साल से सियासत में है, उन्होंने सियासत को कारोबार बनाया। उनका बच्चा करप्शन में इन्वॉल्व चाइना और यूक्रेन में। और उसके बाद जब बराक ओबामा साहब के साथ शार्लेट, बाल्टीमोर और फर्गुसन जला था तो वो पार्टनर इन चीफ थे उस वक्त। उन्हें ये चीज़ें ओन करनी पड़ेंगी। और उसके बाद बाय प्रोफेशन वो एक वकील हैं। ना उन्होंने आज तक कोई ज़िंदगी में एक जॉब क्रिएट की है, ना लूज़ की है, ना उन्होंने कारोबार किया, ना करते देखा उन्होंने किसी को। क्वेश्चन होगा बैलेट के ऊपर कि कोरोना और इन फसादात के बाद
इकॉनमी को रिवाइव कौन कर पाएगा? मेरे ख्याल में वो सारे क्रेडेंशियल्स, वो सारे उसमें जो एबिलिटीज़, वो डोनाल्ड ट्रंप साहब के हिस्से में आएंगी। उन्होंने $10 बिलियन की अपनी एम्पायर बनाई। उन्होंने जिस तरीके से मैंडेट डिलीवर किया, मेरे ख्याल में उनको अगले इलेक्शन में हराना बहुत मुश्किल होगा। अब उसके बाद मैं एक छोटी सी चीज़ पाकिस्तान के बारे में बात करूंगा। आजकल पाकिस्तान में कुछ चीज़ें काफ़ी पॉपुलर, चीनी के डाके के हवाले से, उसके बाद जस्टिस ईसा फैज़ उनके फैसले के बारे में, उसके बाद तरीन साहब के लंदन चले जाने में, उसके बाद उससे पहले नवाज शरीफ के लंदन चले जाने में, ये सारी चीज़ें ज़ेर बहस हैं। कौम मायूस है, 2 साल से मायूस है। खान साहब सामने नहीं आ रहे। उन्होंने 16 एडवाइज़र रखे हैं जो सारे फॉरेन नेशनल हैं, नॉन इलेक्टेड हैं, ना तजर्बाकार हैं और बच्चे हैं। उसकी एक मिसाल, अगले दिन उनके एक एडवाइज़र ने एक छोटी सी बात पे मीडिया के एक इंसान के उसको माँ बहने की गालियाँ दी उन्होंने। ये ज़्यादती है। इस वक्त खान साहब, लोग आपकी तरफ देख रहे हैं। आपकी ऑर्गेनाइजेशन का नाम तहरीक इंसाफ है। लोग इंसाफ का इंतज़ार कर रहे हैं। काजी फैज़ साहब को भी चाहिए अपने बच्चों की प्रॉपर्टीज़ के बारे में बाहर निकल के जस्टिफाई करें। अगर नहीं कर पाते उसको भी एडमिट करें। खान साहब, आप बाहर निकल के 25 अप्रैल के लोग इंतज़ार कर रहे थे। आपकी टेबल पर बैठ के लोगों ने डाका डाला है। आप अगर आपको कोई ताकतें अगर रोक रही हैं तो प्लीज़ बाहर निकल के उनको आइडेंटिफाई करें। लोग कौम को मायूस ना करें। मायूसी गुनाह है, और जब 25 करोड़ लोग मायूस होंगे उसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत ख़तरनाक हो सकते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद।